नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा। ये चुनाव प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू हो रही है और मतगणना 4 जून को होगी। पहली चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी, तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होगी, चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को होगी, पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई को होगी, छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होगी और सातवें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। लोकसभा के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का भी ऐलान हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को चुनाव होगा, 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। सिक्किम में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आंध्र प्रदेश में 13 मई को होगा। ओडिशा में पहले चरण का चुनाव 13 मई को और दूसरे चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। 3 चरणों में 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। ये चुनाव भी आम चुनावों के साथ होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान के पहले कांग्रेस ने 5 गारंटियों का ऐलान कर दिया है। हर न्याय के तहत 5-5 वादे किए गए हैं। इस ऐलान में किसानों, महिलाओं, आरक्षण, युवाओं और स्वास्थ्य से जुड़े वादे किए गए हैं। कांग्रेस इसे किसान न्याय, नारी न्याय, हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय कह रही है। कांग्रेस का दावा है कि किसानों को फसल के लिए सही दाम मिलेंगे, कर्ज माफी आयोग बनाया जाएगा, बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर होगा, सही आयात निर्यात नीति बनाई जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से जीएसटी मुक्त खेती का भी वादा किया गया है। युवाओं के लिए कांग्रेस ने युवा न्याय का ऐलान करते हुए पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक से मुक्ति, भर्ती भरोसा जैसे 5 वादे किए हैं। वहीं हिस्सेदारी न्याय के तहत कांग्रेस ने अपनी सरकार आने पर जातिगत जनगणना, जल जंगल जमीन का कानूनी हक और आरक्षण का हक दिए जाने की मांग की है। श्रमिक न्याय के तहत कांग्रेस ने स्वास्थ्य अधिकार, श्रम का सम्मान, शहरी रोजगार गारंटी और सुरक्षित रोजगार दिए जाने का वादा किया है। कांग्रेस ने 400 रुपये प्रतिदिन की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी देने का वादा किया है। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी मनरेगा श्रमिकों के लिए भी लागू होगा। महिलाओं के लिए कांग्रेस ने शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री, महालक्ष्मी जैसी घोषणाएं की हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सिंगर अनुराधा पौडवाल बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी में शामिल होने के बाद अनुराधा पौडवाल बोली, मुझे बहुत ही विनम्रतापूर्वक खुशी मिल रही है कि मैं उस सरकार से जुड़ रही हूं जिनका सनातन से इतना गहरा नाता है। वो बोली, मैं 35 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। उसमें गाने के बाद मैंने सिर्फ धार्मिक गीत गाए हैं। आप सब जानते हैं ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज बीजेपी में शामिल हुई हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने वाला है। वहीं नेताओं का राजनीतिक दल बदल खेल जारी है। तेलंगाना में बीजेपी को झटका देते हुए पूर्व सांसद एपी जितेंद्र रेड्डी शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें, इसे लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है, जबकि बीजेपी की स्थिति दक्षिण के राज्यों में उतनी अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में भाजपा के पूर्व सांसद का अपने बेटे के साथ कांग्रेस में चले जाना पार्टी के लिए नुकसान भी साबित हो सकता है। भारत ने इस्लामोफोबिया की निंदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर हुए मतदान में भाग नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूत रुचिरा कंबोज ने इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि यहूदी विरोध, ईसाई विरोध और इस्लाम विरोध से प्रेरित सभी कामों की निंदा होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड वाली लिस्ट में 2 कंपनियां ऐसी हैं जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं। दोनों कंपनियों ने मिलकर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए डोनेट किए हैं। दोनों कंपनियां एक ही ग्रुप से जुड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड और फ्रीगोरिफिको अलाना प्राइवेट लिमिटेड नाम की 2 कंपनियां हैं। दोनों कंपनियां अलाना ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2019 में कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। इनकम टैक्स अधिकारियों ने बताया था ये कंपनियां भारत में भैंस के गोश्त को एक्सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी कंपनी हैं। रेड के दौरान कंपनी पर करीब 2000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के आरोप लगे थे। अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 9 जुलाई 2019 को बॉन्ड के तौर पर 2 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। फिर 9 अक्टूबर को कंपनी ने 1 करोड़ रुपए और डोनेट किए। वहीं फ्रीगोरिफिको अलाना प्राइवेट लिमिटेड ने भी 9 जुलाई 2019, 22 जनवरी 2020 को 2-2 करोड़ रुपए डोनेट किए। ग्रुप की एक और कंपनी अलाना कोल्ड स्टोरेज ने भी 9 जुलाई 2019 को 1 करोड़ दिए थे। इन कंपनियों को अलग अलग डायरेक्टर हेड करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अपनी राय रखी है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने के बजाय इसमें सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए।
अमित शाह ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को राजनीति से काले धन की भूमिका खत्म करने के लिए लाया गया था। उन्होंने कहा कि सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वीकार करना होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि इसे पूरी तरह खत्म करने के बजाय इसमें सुधार करना चाहिए था। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए और उसे माफी मांगनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी चाहिए कि कानून के दिग्गज जानकारों के प्रयासों के बावजूद अदालत ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। उनके अनुसार सदन में जिस दिन अरुण जेटली वित्त विधेयक के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून लेकर आए थे, हम उसी दिन से इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हमेशा की तरह अमित शाह अपने काम में लगे हुए हैं। झूठ बोलना, भारत के लोगों को गुमराह करना बुनियादी तथ्यों पर वो पूरी तरह से गलत है। ये है हकीकत। सबसे पहले ये स्पष्ट है कि रुपए 6000 करोड़ सीधे बीजेपी के पास गए हैं। इस बात के पर्याप्त सबूत सामने आए हैं कि ये पैसा भ्रष्टाचार और जबरन वसूली से आया है। 2, शाह ने दावा किया है कि रुपए 14,000 करोड़ विपक्ष के पास चले गए। हम समझते हैं कि उनकी सरकार डेटा में हेरफेर करने की आदी है और इसलिए वास्तविक संख्याओं को लेकर असहज है, लेकिन गैर भाजपा दलों को मिली कुल राशि लगभग 6000 करोड़ है। नंबर 3, इन 6000 करोड़ में से लगभग 2700 करोड़ रुपए बीजेपी की बी टीमों को गए। कुछ औपचारिक एनडीए का सदस्य हैं, कुछ अनौपचारिक एनडीए का हिस्सा हैं। नंबर 4, गृहमंत्री ने दावा किया कि भाजपा के लिए बॉन्ड का बड़ा हिस्सा एकत्र करना स्वीकार्य है क्योंकि उसके पास अधिक सांसद हैं। इस तर्क की बेतुकी बात को छोड़ दें तो गृहमंत्री भारत के लोगों को एक प्रमुख मुद्दे पर गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बात केवल ये नहीं है कि भाजपा को कितना चंदा मिला है, बल्कि उन्हें कैसे मिला है, इससे उनके भ्रष्टाचार का पता चलता है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी ने कहा था कि देश से भ्रष्टाचार मिटाना है, फिर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा ढांचा तैयार किया। अब सामने आया है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मोदी जी की पार्टी को करोड़ों रुपए देती हैं। इसके 4 तरीके हैं। नंबर 1, मोदी सरकार कंपनी के पीछे ईडी, सीबीआई, आईटी लगा देते हैं। उसके 2-3 महीने बाद वो कंपनी जैसे ही बीजेपी को चंदा देती है, जांच एजेंसियां हट जाती हैं। नंबर 2, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं कंपनियों को मिलते हैं जो बीजेपी को चंदा देते हैं। नंबर 3, पहले कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, फिर उसका सीधा फायदा मोदी जी की पार्टी को दिया जाता है। नंबर 4, शेल कंपनियों के जरिए बीजेपी का अपना ही पैसा बीजेपी के हवाले हो जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में कोरोना से करीब 50 लाख लोगों की जान गई। एक तरफ लोगों की जान जा रही थी तो दूसरी तरफ वैक्सीन वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट नरेंद्र मोदी को पैसा दे रही थी। हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही है। कोई भी कुछ बोलता है तो ईडी, सीबीआई, आईटी को उन्हें डराने के लिए भेज दिया जाता है। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की परेशानी एक बार फिर से बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों और खुद उसके मालिक गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया है। इस मामले की जांच अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट के अनुसार जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि अडानी ग्रुप की एक कंपनी या खुद गौतम अडानी ने एक एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए भारतीय अधिकारियों को कुछ रिश्वत दी है या नहीं। एजेंसी ने दावा किया है कि जांच के दायरे में एक दूसरी भारतीय कंपनी एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड भी शामिल है। एजेंसी के सूत्रों के अनुसार पूरे मामले की जांच को न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय और वॉशिंगटन में न्याय विभाग की धोखाधड़ी इकाई द्वारा नियंत्रित की जा रहा है। वहीं इस मामले में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अडानी समूह की तरफ से ईमेल में जवाब दिया गया है। उन्हें उनके चेयरमैन गौतम अडानी के खिलाफ किसी तरह की जांच के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को समाप्त होने वाली है। समापन के एक दिन पहले यानी आज यात्रा मुंबई पहुंचेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख ने बताया कि कार्यक्रम का समापन एक विशाल रैली के साथ किया जाएगा। रैली में इंडिया गठबंधन के नेता उपस्थित रहेंगे। सभी नेता राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में 8 समन जारी होने पर भी ईडी के सामने पूछताछ के लिए मौजूद न होने पर अरविंद केजरीवाल को स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई। शनिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के बाद उन्हें जमानत दे दी। इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक याचिका खारिज कर दी थी। इस याचिका में उन्होंने खुद को लोक सेवक बताते हुए ईडी के 8 समन पर भी पेश न होने पर उसकी संभावित कार्रवाई को रोकने की मांग की थी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल की जमानत पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बेल ईडी के समन की अवहेलना करने पर मिली है आपको अरविंद केजरीवाल जी। अब आप जमानत पर हो, कानून का पालन करो और जाकर बयान दर्ज करवाइए ईडी को दिल्ली शराब नीति मामले में।
दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में बीआरएस नेता के कविता की शनिवार को पेशी हुई। के कविता को शुक्रवार की शाम ईडी ने गिरफ्तार किया था और दिल्ली लेकर आई थी। ये गिरफ्तारी दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में हुई है। कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते वक्त कविता ने मीडिया से कहा, ये गैर कानूनी गिरफ्तारी है, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। इंडिया टुडे के मुताबिक के कविता अपने वकीलों के जरिए गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती हैं। कविता के वकील पी मोहित राउत ने कहा, कविता की गिरफ्तारी अवैध है क्योंकि इस मामले में कविता की याचिका में कार्रवाई न करने की अपील भी शामिल है। ऐसे में याचिका लंबित रहने तक उनके खिलाफ कोई भी जबरदस्ती वाली कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ जरूरी कानूनी कदम उठाए जाएंगे। बता दें, इससे पहले कि कविता को गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली लाया गया था। इसके बाद उनको राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीएए के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एनआरसी का भी मुद्दा उठाया है। ओवैसी ने कोर्ट में दायर याचिका में अपील की है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने पर तत्काल रोक लगाई जाए। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सीएए का एनआरसी के साथ अपवित्र गठजोड़ है। एनआरसी के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की योजना है। सीएए के बाद एनआरसी आ रहा है। बाबा राम रहीम और हनीप्रीत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि इशिंदा मामले के मुख्य आरोपी प्रदीप कलेर ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है और कहा है कि बरगाड़ी बेदबी मामले में गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम और हनीप्रीत साजिश करता थे। उसने कहा है कि बेअदबी की घटना को गुरमीत राम रहीम और हनीप्रीत के कहने पर अंजाम दिया गया था। बता दें कि 12 अक्टूबर 2015 को बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई थी। इस मामले में डेरा सच्चा सौदा मुखी समेत डेरा की राष्ट्रीय समिति के 3 सदस्य तब से ही भगौड़े चल रहे थे, परंतु 9 फरवरी को एसआईटी व पंजाब पुलिस ने प्रदीप कलेर को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया था। एसआईटी लगातार प्रदीप कलेर का रिमांड लेकर इस मामले में पूछताछ करती रही है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।